हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेथोस्कोप के पार्ट के बारे में। प्रिंसिपल के बारे में बात कर चुके थे, क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्टेथोस्कोप के। तो अगर स्टेथोस्कोप के पार्ट के बारे में बात करें तो स्टेथोस्कोप की मेनली अगर देखा जाए तो इसमें 5 मेन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो देखो इसमें दिख भी रहे होंगे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें मेनली क्या जो स्टेथोस्कोप रहेगा तो उसमें होता क्या है। देखो ईयर ट्यूब दिख रही होगी, ईयर पीस हो गया, बायोनल स्प्रिंग हो गई, देखो दो तरह की रहती है, ट्यूबिंग, स्टेम, बेल, चेस्ट पीस और डायाफ्राम। तो अलग अलग पार्ट्स रहते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर पीस के बारे में। जो ईयर पीसेस रहते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कौन कौन से वहाँ पे ईयर पीस रहते हैं। ये ऊपर जो दिख रहा है ईयर पीस के बारे में बात करते हैं। तो ईयर पीस क्या होता है? ईयर पीस स्ट्रक्चर सॉफ्ट रबर एंड सिलिकॉन टिप्स। तो अगर ईयर पीस की सबसे पहले बात करते हैं तो ईयर पीस एक स्टेथोस्कोप का वो पार्ट है जहाँ पे एग्जामिनर क्या करता है अपनी ईयर के अंदर लगाता है, ठीक है। ईयर के अंदर जो लगाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, ईयर पीस कहा जाता है, ईयर टिप्स भी कह सकते हो उसको, ठीक है। ये जो इंटरनल बॉडी होगी, इंटरनल बॉडी के जो साउंड होता है उसको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल तक वहाँ पे पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये और सबसे एंड पार्ट रहेगा जो स्टेथोस्कोप रहेगा, स्टेथोस्कोप का सबसे एंड पार्ट रहता है आई पीस, ठीक है। तो ये डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसको डॉक्टर्स हों या फिर कोई मेडिकल स्टाफ हो, वो क्या करता है हार्ट या लंग्स या फिर जो हमारी इंटेस्टाइनल साउंड्स होती है उसको सुनता है, ठीक है। अब इसको तो ये क्या रहता है, बना किसका रहता है, सॉफ्ट रबर और सिलिकॉन टिप्स। तो जो आई पीस रहेगा मोस्टली सॉफ्ट रबर या सिलिकॉन का बना रहता है, ठीक है। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि ये इसको क्या लगाते हैं ईयर के अंदर लगाते हैं तो ईयर में आसानी से वहाँ पे कंफर्टेबल रहे, ठीक है। और वहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर वहाँ पे हम जो डॉक्टर्स हैं वो यूज करें तो वहाँ पे पेन ना हो, ठीक है। और वहाँ पे जो बाहर की ईयर हो वो ईयर के अंदर वहाँ पे प्रवेश उसके अंदर इंटर ना कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे सिलिकॉन का यूज किया जाता है। सिलिकॉन क्या रहता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ड्यूरेबल होता है और वहाँ पे कंफर्टेबल फील करता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं, सिलिकॉन का लेते हैं। नेक्स्ट है फिट कंफर्टेबल इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो जो ईयरपीस होगा, ईयरपीस को इस कह सकते हैं इस प्रकार से हम बनाया जाता है उसको कि जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होंगे वो वहाँ पे ये आराम से वहाँ पे फिट हो जाए, जिससे क्या हो वहाँ पे साउंड का लीकेज ना हो और वहाँ पे बॉडी साउंड प्रॉपरली सुनाई दे, ठीक है। कभी कभी क्या होती है जो एयर लीकेज होता है तो वहाँ पे प्रॉपर वॉइस सुनाई नहीं पड़ती है, तो प्रॉपर लीकेज नहीं होना चाहिए और वहाँ पे साउंड का अपीयरेंस अच्छे से क्लियरली विजुअल वहाँ पे सुनाई दे। नेक्स्ट है डायरेक्ट स्लाइटली फॉरवर्ड टू द अलाइनिंग विद द ईयर कैनाल। तो जो ईयर पीसेज रहेंगे वो क्या रहता है, हल्का फॉरवर्ड कह सकते हैं रहते हैं, ठीक है। हल्का आगे आगे की तरफ वो हल्का सा बेंड रहेंगे, ठीक है, झुके हुए रहेंगे। कारण क्या रहता है, क्योंकि हमारा जो ईयर कैनाल्स होगा वो भी आगे की डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और जो अगर ये ईयर पीस वहाँ पे जो टिप्स हैं अगर उसी डायरेक्शन में होंगी तो क्या होगा, वहाँ पे साउंड ट्रांसमिशन अच्छा रहेगा, नॉइज़ भी कम आएगी और वहाँ पे कंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। तो इस कारण से उसको क्या करते हैं आगे की तरफ वहाँ पे फॉरवर्ड बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अब इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले डिलीवर साउंड डायरेक्टली टू द बोथ ईयर्स। तो जो आई पीसेज होंगे उनका मेनली फंक्शन क्या रहता है, ये साउंड वेव्स को क्या करते हैं दोनों ईयर्स में इंटर करवाते हैं, वहाँ तक ईयर्स तक ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हार्ट है, लंग्स है या जो एब्डोमेन की साउंड्स होगी उसको वहाँ पे प्रॉपरली सुना जा सके, ठीक है। सेकेंड फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट नॉइस। तो जो आई पीसेज होंगे, आई पीसेज जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की नॉइज़ को वो कम करने का काम करता है, ठीक है। इससे क्या होगा, केवल जो इंटरनल बॉडी साउंड होगी वही वहाँ पे अपीयर्स होगी, बाकी एक्सटर्नल जो वॉइस होगी चाहे तो वो क्या होगी वहाँ पे सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो उसका जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है एक्सटर्नल वॉइस का। नेक्स्ट, इम्प्रूव साउंड क्लियरिटी एंड कंफर्ट।
तो जो सॉफ्ट ईयर पीस साउंड होगी उसकी क्लियरिटी भी अच्छी रहेगी। साथ ही जो एग्जामिनर होता है वो भी क्या करेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उसको वहाँ पे यूज कर सकता है, अगर वहाँ पे वो क्या हो, कंफर्टेबल फील करने के लिए, ठीक है। एस्कल्टेशन में भी आसानी रहेगी। तो यही कारण रहता है कि उसको किसका बनाया जाता है, सिलिकॉन का बनाया जाता है, ठीक है, रबर या सिलिकॉन सॉफ्ट टिश्यू। तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जो डॉक्टर्स होंगे या फिर जो एग्जामिनर होगा उसको वहाँ पे रिलीफ फील होगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। पहली बात, साउंड लीकेज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर साउंड लीकेज होगा तो क्या होता है, वहाँ पे जो मरमर हार्ड साउंड होती है उसका अपीयरेंस वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो इस कारण से वहाँ पे क्या करेंगे, ये साउंड का लीकेज वहाँ पे ना होने पाए और वहाँ पे डायग्नोसिस जिससे क्या हो वहाँ पे अच्छे से हो जाए, ठीक है। इस कारण से वहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बिनोरल ईयर ट्यूब्स। तो ये क्या रहती है, ये तो कह सकते हैं ये भी एक मेटल की ट्यूब रहती है, जो कि जो आई पीस रहेंगे, आई पीस को फ्लैक्सिबल ट्यूबिंग से अटैच करने का काम करती है, उसे ऐड होने का काम करती है। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है, बिनोरल कहते हैं, क्योंकि ये दोनों बाई का मतलब टू होता है, पता ही है, ठीक है। तो दो रहते हैं, इसी करके न्यूरल के साउंड वहाँ पे अपीयरेंस होता है, ठीक है। दोनों वहाँ पे ईयर्स में साउंड का अपीयरेंस होगा जाके। टू टू स्टेनलेस स्टील, अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे। टू स्टेनलेस स्टील आर एल्युमिनियम ट्यूब्स कनेक्टेड टू द आई पीस। तो जो दो मेटल के ट्यूब्स रहती हैं मोस्टली जो स्टेनलेस स्टील या फिर एल्युमिनियम से बनाई जाती है, क्योंकि ये कैसी होती हैं, स्ट्रांग हो गए और कोरोजन रेजिस्टेंस होती हैं और वहाँ पे लाइट वेट होता है इनका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें, दूसरी बात, टू स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम ट्यूब्स कनेक्टेड टू द स्टील। अब ये मेटल ट्यूब होती हैं तो इनको केवल स्टेनलेस स्टील या फिर एल्युमिनियम से क्यों बनाई जाती है, कारण क्या है, अगर इसको स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम से हम बनाएंगे तो ये स्ट्रांग रहेंगी और वहाँ पे लाइट वेट होंगी, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे कोरोजन रेजिस्टेंट रहेंगी, वहाँ पे किसी प्रकार की कह सकते हैं जंग उस पर नहीं लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं उसके फंक्शंस की, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। कंडक्ट साउंड फ्रॉम ट्यूबिंग टू द ईयर। तो जो बाइनोरल ट्यूब्स रहेगी इसका मेनली फंक्शन क्या रहता है, फ्लैक्सिबिलिटी, ठीक है। फ्लैक्सिबल ट्यूब से जो आगे आने वाली वहाँ पे साउंड होगी, ठीक है, वाइब्रेशन होगी, उसको क्या करना, आई पीस तक पहुँचाने का काम करना होगा, ठीक है। और सेकंड क्या होता है, मेंटेन प्रॉपर साउंड, वहाँ पे प्रॉपर जो साउंड होगी, साउंड की क्वालिटी होगी उसको मेंटेन रखेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे मेटल ट्यूब बहुत ज़्यादा फिर स्ट्रांग या फिर सही आकार की होगी तो वहाँ पे क्या होगा, साउंड का लॉस भी बहुत कम होगा, इससे जो हार्ड साउंड होगी वो प्रॉपरली वहाँ पे सुनाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड ड्यूरेबिलिटी एंड सपोर्ट। तो जो मेटल ट्यूब होगी वो क्या करेगी, पूरे स्टेथोस्कोप को वहाँ पे एज ए सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करती, ठीक है। तो इस कारण से क्या होगा, उसको ब्रेक करना या बेंड करना वहाँ पे आसान नहीं होगा, ठीक है। और जो स्टेथोस्कोप होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे चलता रहेगा, ठीक है। ये चीज़ रहती है, तो इसीलिए वहाँ पे क्या होगा, इसको ऐसे बनाया जाता है, इसकी फ्लैक्सिबिलिटी ये सारी चीज़ें ऐसे रखी जाती हैं जिससे क्या हो, वहाँ पे साउंड का जो ट्रांसमिशन हो वो कम से कम हो और वहाँ पे जो हार्ड साउंड होती है वो क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। तो क्लियरली वहाँ पे सुनाई देनी चाहिए, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो डायग्नोसिस होगी वो अच्छे से हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैक्सिबल ट्यूबिंग के बारे में। फ्लैक्सिबल ट्यूबिंग क्या होती है, तो ये सारे डायग्राम देखो, इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। देखो फ्लैक्सिबल ट्यूबिंग होगी, अलग अलग जहाँ पे रहती है ट्यूबिंग, जिसको कहते हैं फ्लैक्सिबल होती है इसलिए फ्लैक्सिबल ट्यूबिंग कहते हैं, ठीक है। बाकी तुम्हारा बर्नल स्प्रिंग्स हो गई, ईयर पीसेज बताए, ईयर ट्यूब बताए, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, नेक्स्ट बात की जाए तो यहाँ पे फ्लैक्सिबल ट्यूबिंग हो गया। फ्लैक्सिबल ट्यूबिंग के बाद वहाँ पे इसका फंक्शन हो गया फ्लैक्सिबल ट्यूबिंग का, ठीक है। नहीं, फ्लैक्सिबल ट्यूबिंग नहीं है। फ्लैक्सिबल ट्यूबिंग में मेनली क्या रहता है, जो फ्लैक्सिबल ट्यूबिंग होगी ये क्या करती है, ये भी रबर या फिर पीसीबी ट्यूब की होती है, ठीक, जो कि चेस्ट पीस को
बाइनोरल ट्यूब से अटैच करने का काम करती है। ठीक है, तो मेनली इसका फंक्शन क्या होता है फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग का, ये क्या करती है, बनी किसकी रहती है, तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें थिक रबड़ पीवीसी, ये थिक रबड़ की या फिर पीवीसी की बनी रहती है। ठीक है, तो इसका मेनली कारण क्या होता है, क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड होती है। ठीक है, और वहाँ पे आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, और इसको ये क्या होगा, जल्दी से ख़राब भी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जिसको हम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थिक रबर एंड पीवीसी हो गए। इसके बाद क्या हो गया, ऑल राइट एंड फ्लेक्सिबल, और सॉरी एयर टाइट एंड फ्लेक्सिबल। एयर टाइट होती है, क्योंकि एयर टाइट का मतलब वहाँ पे अगर एयर चली जाएगी, तो एयर अगर चली गई तो वहाँ पे प्रॉपरली वहाँ पे सुनने में, वॉइस सुनने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इस कारण से इसको क्या बनाया जाता है, एयर टाइट होती है। एयर टाइट मतलब वहाँ पे किसी प्रकार का एयर का लीकेज ना हो। ठीक है, क्योंकि मेनली होता क्या है, अगर वहाँ पे एयर में अगर वहाँ पे साउंड चली जाएगी, तो वो क्या होगी, उसे वहाँ पे अगर एयर टाइट नहीं बनाया गया, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो साउंड की इंटेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा फ्लेक्सिबल बनाते हैं, जिससे क्या हो, वहाँ पे जो पेशेंट की टेस्ट करने में या फिर जो डॉक्टर्स होंगे उनको भी वहाँ पे आसानी होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग की फंक्शनिंग के बारे में। तो कैरियर साउंड वाइब्रेशन एफिशिएंसी, तो जो फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग होगी उसका मेनली पर्पज़ क्या रहता है, जो चेस्ट पीस है, चेस्ट पीस में जो आने वाली साउंड्स होती है, वाइब्रेशन होते हैं। ठीक है, तो वाइब्रेशन के, क्योंकि वहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी ट्यूबिंग का मेनली पर्पज़ तो यही रहेगा कि जो वहाँ पे वाइब्रेशन हो। ठीक है, वाइब्रेशन के बिना वहाँ पे जो है पीस होगा तो उसको भी वहाँ पे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। ठीक है, तो ऑलराइट द फ्लेक्सिबल फंक्शन पहले हो गया कैरियर साउंड वाइब्रेशन एफिशिएंसी, तो जो साउंड की वाइब्रेशन की एफिशिएंसी होगी उसको इंक्रीज होगा। सेकेंड क्या है, रिड्यूसेस साउंड डिस्टॉर्शन, तो जो अच्छी क्वालिटी के जो वहाँ पे ट्यूबिंग होगी वो क्या करेगी, साउंड डिस्टॉर्शन वहाँ पे कम से कम करेगी। वहाँ पे इससे क्या होगा, जो हार्ड साउंड होगी, ब्रीद होगी, या फिर कह सकते हैं वहाँ पे मरमर की साउंड होगी, ये प्रॉपरली वहाँ पे सुनाई देगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार का डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, डिस्टॉर्शन हो जाता है तो वहाँ पे जो साउंड होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो प्रीवियस लीकेज हो गया, प्रिवेंट लीकेज हो गया, रिड्यूस साउंड हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेम के बारे में। ठीक है, स्टेम स्टेम का स्टेम की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर की बात करें, स्टेम भी इसी का एक पार्ट रहता है, जो कि मेनली कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, सेंट्रल कनेक्टिंग पार्ट रहेगा। ठीक है, जो फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग होगी, देखो डायग्राम में दिखाते हैं, देखो कहाँ से कनेक्ट रहता है, ये रहता है स्टेम भी क्या, ये स्टेम रहता है, इससे कनेक्ट रहता है, जिससे ये तुम्हारा डायफ्राम कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो जो स्टेम रहेगा ये सेंट्रल कनेक्टिंग पार्ट रहेगा, जो कि फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग को और ये जो वेल डायाफ्राम हो गया, वेल हो गया, डायाफ्राम हो गया, उससे अटैच करने का काम करता है। ठीक है, तो मेनली इसका फंक्शन क्या रहता है, ये क्या करता है, जो साउंड ट्रांसमिशन होगा उसका जो पाथवे को भी वहाँ पे क्रिएट करता है। ठीक, साउंड के ट्रांसमिशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल कह सकते हैं प्ले करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करेगा। तो चलिए बात करते हैं इसमें, सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कनेक्ट द ट्यूबिंग विथ चेस्ट पीस। तो जो स्टेम होगा ये क्या करता है, ये एक जो मेटल कनेक्टर रहेगा उसकी तरह बिहेव करता है, जो कि क्या करेगा, जो फ्लेक्सिबल ट्यूब होगी और चेस्ट पीस होगी उसके बीच में वहाँ पे जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो जिससे होता क्या है, वहाँ पे जो फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग होगी या जो चेस्ट पीस होंगे उनको जब जोड़ेगा तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो एयर टाइट कनेक्शन का फॉर्मेशन होगा और वहाँ पे डेथ प्रिवेंट होगी। ठीक है, तो उनको क्या करेगा, आपस में कनेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन बना रहा है कैसा होना चाहिए, एयर टाइट कनेक्शन होना चाहिए। तो ये क्या करता है, एयर टाइट कनेक्शन बनाता है, जिससे वहाँ पे जो साउंड वाइब्रेशन हो बिना किसी लीकेज के वहाँ पे क्या हो सके, आगे बढ़ सके। ठीक है, तो अब इसके फंक्शन की बात करते हैं, ट्रांसफर साउंड। तो पहला फंक्शन क्या रहता है, जो साउंड का वाइब्रेशन होगा उसको वहाँ पे चेस्ट पीस में पहुँचाने का काम करता है। ठीक है,
जब वहाँ पे पहुँचा देगा तो क्या होगा, स्टेम में अगर वहाँ पे लीकेज हो जाए या किसी प्रकार का कारण हो तो उससे कारण क्या होगा, वहाँ पे हार्ट या जो लंग्स की साउंड होगी उसको प्रॉपर्ली हम सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे लीकेज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अलाउ स्विचिंग बिटवीन डायाफ्राम एंड बेल इन डुअल हेड स्टेथोस्कोप। तो मेनली जो डुअल हेड स्टेथोस्कोप होगा उसमें क्या रहता है, स्टेम को रोटेट करके बेल व डायाफ्राम में किसी को भी एक को एक्टिव वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेनली क्या होता है, रोटेट स्टेम वजह से तो सेलेक्टेड साइड क्या करेंगे, ओपन रहेगा और अदर साइड वहाँ पे क्लोज रहेगा। और साउंड ओनली फ्रॉम सेलेक्टेड सरफेस रीचेज द ईयर। तो वो क्या होगा, वहाँ पे जो साउंड होगी सिलेक्ट होगी वहाँ पे कह सकते हैं जो सरफेस होगा वहाँ तक वो ईयर तक वो रीच करेगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो डॉक्टर्स रहते हैं वो जिस जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसी के अनुसार वहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी या लो फ्रिक्वेंसी साउंड को वो क्या कर लेंगे, सुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं चेस्ट पीस के बारे में। चेस्ट पीस क्या होता है, तो चेस्ट पीस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बिकॉज इट रिसीव्स बॉडी साउंड्स। तो जो चेस्ट पीस होगा ये स्टेथोस्कोप का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो चेस्ट पीस होगा मेनली ये क्या करेगा, जो बॉडी सरफेस होगी, बॉडी सरफेस से जो साउंड प्रोड्यूस होती है या फिर जो वाइब्रेशन होता है उसको सबसे पहले रिसीव करने का काम करता है। और इसके बाद क्या होगा, यही साउंड को जो ट्यूबिंग होगी, ट्यूबिंग के थ्रू वहाँ पे आई पीस तक भेजने का काम करता है, सॉरी ईयर पीस तक भेजने का काम करता है। ठीक है, तो अगर चेस्ट पीस सही टाइप से वहाँ पे वर्क ना करे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एक्सकर्टेशन होगा वो सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द टू लिसनिंग सरफेस। तो जो चेस्ट पीस हो गया उसके दो लिसनिंग सरफेस रहते हैं। ठीक है, दोनों का फंक्शन अलग अलग होगा। ठीक है, तो कौन कौन से दो पीसेस रहते हैं, एक तुम्हारा डायाफ्राम रहता है, दूसरा बेल रहता है। तो इन दोनों का फंक्शन मेनली क्या रहता है, वहाँ पे फ्रिक्वेंसी साउंड को सुनना, जो अलग अलग फ्रिक्वेंसी होगी उनके साउंड को रिकॉर्ड करना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम डायाफ्राम की। स्ट्रक्चर, लार्ज फ्लैट मेम्ब्रेन। जो डायाफ्राम होगा वो कैसा रहेगा, वहाँ पे लार्ज फ्लैट या फिर थिन मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो मिली है जो प्लास्टिक हो गया या जो इपॉक्सी रेजिन हो गया उससे मिलके बनता है। ठीक है, तो ये जो लार्ज फ्लैट मेम्ब्रेन, तो डायफ्राम जो रहेगा लार्ज रहेगा, फ्लैट रहेगा, थिन मेम्ब्रेन रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये प्लास्टिक का भी हो सकता है या फिर एपॉक्सी रेजिन का हो सकता है। ठीक है, तो जब बॉडी साउंड पर वहाँ पे पड़ेगी, ठीक है, बॉडी साउंड्स पर वहाँ पे पड़ेगी तो क्या होगा, जो वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन और वहाँ पे जो साउंड वेव होगा, साउंड वेव को ट्यूबिंग में वो भेज देगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल की बात करें कि बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी साउंड, तो जो डायफ्राम होगा वो मेनली क्या करता है, हाई प्रिंसिपल साउंड की फ्रिक्वेंसी को वहाँ पे और ज़्यादा ट्रांसमिट करने का काम करता है। ठीक है, तो इसके अलावा फर्म प्रेशर देने पर भी क्या होगा, जो लो फ्रिक्वेंसी साउंड होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, वो कंप्रेस हो जाएगी, और जो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स होगी उसको क्या करते हैं, वह मोस्टली हम अच्छे से सुन सकते हैं। अब इसका यूज किसके किसके लिए इसका हम यूज करते हैं, जो स्टेथोस्कोप होगा, स्टेथोस्कोप में यूज किसके किसके लिए करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डायफ्राम का यूज़ किसके लिए किया जाता है, फर्स्ट हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड मतलब लब। ठीक है, तो ये जो साउंड रहती है हाई फ्रिक्वेंसी साउंड होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे जो डायफ्राम रहेगा, डायफ्राम में हम आसानी से इसको हम एकदम एग्जैक्ट सुन सकते हैं। सेकंड हार्ट साउंड हो गया। सेकंड हार्ट साउंड जिसको डब कहते हैं, ये भी हाई फ्रिक्वेंसी साउंड होती है। ठीक है, तो इसको इसमें क्या रहेगा, जो हमारे एओर्टिक वाल्व होते हैं वो क्लोज होते हैं। ठीक है, एओर्टिक वाल्व क्लोज होने से क्या होगा, वहाँ पे सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देगी। एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व जो रहेंगे तो उसमें भी डायफ्राम का यूज होता है। और इसके अलावा तीसरी मरमर, मोस्ट हार्ट मरमर। तो मरमर में क्या होता है, मरमर में जैसे एओर्टिक रीजन में
या फिर जो मिट्रल रेगुलेशन होगा, एओर्टिक या मिट्रल कोई रेगुलेशन होगा, तो जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले दोनों रहते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें सुनने के लिए क्या करेंगे, डायफ्राम से इनको सुन सकते हैं। और जो नॉर्मल ब्रीथ साउंड होगी उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी साउंड होगी ब्रीथ साउंड, उसके लिए वहाँ पे हाई ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड होगी, उसको सुन सकते हैं, ठीक है। तो आप हाई फ्रिक्वेंसी के लिए सुनने के लिए हम डायफ्राम का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सेकेंड नॉर्मल ब्रीथ साउंड, तो नॉर्मल में बताया जो वेसिकुलर या फिर जो ब्रोंकियल ब्रीथ होगी साउंड होगी, ये भी कैसे रहेंगे, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड होंगे। तो इसीलिए जो लंग एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, वहाँ पे डायफ्राम का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाउल साउंड। बाउल साउंड में क्या होगा, वहाँ पे जो इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा वो सुनाई देती वहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो बाउल मूवमेंट में वहाँ पे जो डायफ्राम होगा, डायफ्राम से उसको हम सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट में क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं तो उस समय क्या होगा, वहाँ पे जो कोरोट्रॉफ साउंड्स होती है उसको सुनने के लिए क्या करते हैं, डायफ्राम का हम यूज करते हैं, ठीक है। उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अप्लाई फिल्म प्रेशर वाइल यूजिंग द डायफ्राम। तो डायफ्राम का यूज करते समय जो फिल्म प्रेशर होता है उसको हम लगाते हैं, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो मेम्ब्रेन होगा वो अच्छी तरह से वहाँ पे वाइब्रेट कर सके, ठीक है। और जो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड होगा वो और ज़्यादा से क्लियरली वहाँ पे सुनाई दे, तो इसलिए उसका यूज़ किया जाता है। अप्लाई फिल्म प्रेशर एंड यूजिंग डायफ्राम। तो ये थे इसके कह सकते हैं किसकी किसके लिए, किसकी वॉइस को सुनने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बेल के बारे में। बेल का होता है, तो ये भी एक स्मॉल कैप कप शेप्ड स्ट्रक्चर। तो जो बेल होगा ये भी एक कह सकते हैं स्मॉल कप शेप्ड या हॉलो स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। तो ये कैसा दिखाई देता है, कप लाइक अपीयरेंस यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक। जैसे कप होता है, कप शेप्ड अपीयरेंस वहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसमें कोई इसमें जो रहता है इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं रहती, ठीक है। अब प्रिंसिपल की बात करें तो बेस्ट ट्रांसिट लो फ्रिक्वेंसी साउंड। तो जो वेल रहेगा मोस्टली ये क्या करता है, जो लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स होता है उसके सुनने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। अगर ये वहाँ पे लाइट प्रेशर या लगाया जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी साउंड और जो वाइब्रेशन होगा वो आसानी से वहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से इसका लिए यूज करते हैं। तो और इसके अलावा कह सकते हैं थर्ड हार्ट साउंड। अब हम इसके यूज की बात करें तो थर्ड हार्ट साउंड में जैसे बताया, थर्ड हार्ट साउंड रहती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा ही लो होती है, ठीक है। लेकिन इसको क्या करेंगे, बेल के थ्रू कह सकते हैं हम इसको अच्छे से क्लियरली सुन सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ हार्ट साउंड बताए थे, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो हो रहती है और लो पिच्ड साउंड भी रहती है। इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल स्टेथोस्कोप रहता है उससे नहीं सुनते, इसको क्या करेंगे वहाँ पे बेल स्टेथोस्कोप से वहाँ पे सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग कंडीशन थी। नेक्स्ट है मिट्रल स्टेनोसिस की कंडीशन। तो मिट्रल स्टेनोसिस में क्या होता है, वहाँ पे जो मिट्रल वाल्व होते हैं वहाँ पे नैरोइंग हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो डायस्टोलिक मर्मर होगा और ये दोनों कंडीशन होगी, यहाँ पे लो पिच डिवाइस वहाँ पे अपीयरेंस होता है, ठीक है। अरे लो पिच डिवाइस साउंड होगी तो उसको क्या करेंगे हम, जो वेल होगा, वेल वेल के थ्रू जो एपेक्स होगा, एपेक्स से सबसे वहाँ पे स्पष्ट क्लियरली विजिबल होगी, ठीक है। बात नेक्स्ट है लो पिच्ड कार्डियक साउंड। तो अगर लो पिच्ड कार्डियक साउंड होगी तो लो पिच्ड कार्डियक साउंड में भी क्या रहता है, वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा लो रहती है। लो फ्रीक्वेंसी के कारण वहाँ पे उसको हम नॉर्मल स्टेथोस्कोप से नहीं सुन पाते हैं, इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं, बेल स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। मेनली इसमें जो साउंड रहती है जैसे कि गैलोप रिदम्स हो गया या फिर डायस्टोलिक मर्मर हो गया, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है बहुत ही लो रहती है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहती है, ठीक है। तो इस कारण से इनको हम क्या करेंगे, वहाँ पे बेल जो स्टेथोस्कोप होगा उसके थ्रू ही इसको हम क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग नेक्स्ट है
यूजेस लाइट प्रेशर व्हाइल यूजिंग द बेल। तो वहाँ पे जो बेल होगा, बेल का जो यूज होगा, तो उस बेल को हम क्या करेंगे, यूज करते समय वहाँ पे हमेशा क्या करेंगे, लाइट प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, कारण क्या है, अगर वहाँ पे हम प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा देंगे तो प्रेशर ज़्यादा देने पे क्या होगा, वहाँ पे जो स्किन होगी वो डायफ्राम की तरह वर्क करने लगती है। ठीक है, तो इसी कारण से उसको क्या करते हैं, वहाँ पे उसको हम ज़्यादा प्रेशर उस पर नहीं लगाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो लो फ्रिक्वेंसी साउंड होगी उस वहाँ पे कम सुनाई देगी। ठीक है, इसीलिए जो बिल करेंगे उसको हल्के लाइट टच से यूज करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बात की जाए कि डायाफ्राम और जो वेल रहता है दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा बहुत कुछ फीचर्स रहते हैं उसमें डिफरेंस रहता है। जैसे शेप की बात करें, शेप जो डायाफ्राम का रहता है वो क्या रहेगा, लार्ज होता है, फ्लैट रहता है, जबकि जो वेल रहता है वो कैसा रहता है, स्मॉल और कप शेप्ड अपीयरेंस वहाँ पे होता है। ठीक है, तो ऐसे ही उसको वहाँ पे साउंड की बात की जाए तो जो डायफ्राम रहता है, डायफ्राम में क्या करते हैं, जो हाई फ्रिक्वेंसी वाली साउंड होती है उसको हम वहाँ पे सुनते हैं। ठीक है, जबकि जो वहाँ पे वेल रहेगा, वेल में क्या करेंगे, जो लो फ्रिक्वेंसी की साउंड होती है उसको हम सुन सकते हैं। इसीलिए इसीलिए देखो, जो डायफ्राम रहेगा, डायफ्राम में पहली हार्ड साउंड और जो दूसरी हार्ड साउंड होती है, ठीक है, लब डब जिसको कहते हैं, पहली और दूसरी हार्ड साउंड को हम क्लियरली अच्छे से उसको वहाँ पे सुन सकते हैं। ठीक है, जबकि जो सेकेंड हार्ड साउंड होगी, फर्स्ट सेकेंड के सॉरी, जो थर्ड हार्ड साउंड होगी और जो फोर्थ हार्ड साउंड होगी, ये दोनों साउंड्स को हम क्या करेंगे, वहाँ पे बेल जो रहेगा वेल में अच्छी तरह सुन सकते हैं, क्योंकि वो और ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी साउंड को अच्छे से वहाँ पे क्लियरली सुनाई देता है। ठीक है, अगर प्रेशर की बात करें तो जो डायफ्राम रहता है वहाँ पे प्रेशर हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, जबकि जो वेल रहता है, वेल में क्या करते हैं, लाइट प्रेशर वहाँ पे यूज डालते हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो लो प्रेशर डालते हैं। इसके बाद बात करते हैं मरमर्स की। तो जो डायफ्राम रहेगा, डायफ्राम्स में हाई पिच्ड मरमर्स अपीयरेंस होता है वहाँ पे। ठीक है, और जो तुम्हारा बेल रहेगा वहाँ पे मिट्रल स्टेनोसिस की कंडीशन है, अगर मिट्रल स्टेनोसिस मरमर की कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उसको क्लियरली सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये था पार्ट्स थे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो उसमें बहुत सारे मैंने पार्ट्स बताए, जिसमें जो सारे ऊपर जैसे डायग्राम में मैंने दिखाया भी था कि वर्नियल स्प्रिंग्स हो गई, ठीक है, आई पीसेज हो गया, ईयर ट्यूब्स हो गए, ट्यूबिंग के बारे में बताए, स्टेम के बारे में बताए, ठीक है, बेल हो गया, और जो डायफ्राम रहेगा, ठीक है, और चेस्ट पीस। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की। आई पीस क्या होता है, वर्नियल ईयर ट्यूब्स क्या होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग क्या होती है जिसको ट्यूबिंग लिखा हुआ, स्टेम क्या होता है, चेस्ट पीस क्या होता है, चेस्ट पीस में जैसे डायफ्राम हो गया, बेल हो गए, तो ये सारी चीज़ें बताया। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टेथोस्कोप को, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कोई मेडिकल स्टोर खोले हुए हैं या फिर कुछ ऐसा है, तो उसके लिए अगर मान लिया आप उसको कारपोरेट मेडिकल की तरह बनाना चाह रहे हैं, तो आप एक कोर्स है टेलीमेडिसिन्स का, तो वो आप कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन्स कोर्स में होता क्या है, वहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं जो आपको ऑनलाइन वहाँ पे वीडियो कॉलिंग के थ्रू, ठीक है, या फिर ऑडियो कॉलिंग के थ्रू क्या करेंगे, आपको वहाँ पे उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो, ठीक है, तो उसको उसके बारे में वहाँ पे विजिट करने के लिए बोलेंगे। तो अगर इस कोर्स के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, अगर इसके फ़ीस की बात की जाए तो फ़ीस इसकी अप्रॉक्स वही 25,000 के आसपास है, तो इतनी फ़ीस दे के आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर डिटेल उसके बारे में डिटेल लेना है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टेथोस्कोप, कौन कौन से टाइप्स के स्टेथोस्कोप होते हैं जिनका हम
यूज़ किया जाता है, ठीक है। कैसे उसको डिज़ाइन किया गया है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं साउंड के ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, और कौन कौन से क्लिनिकल यूज के लिए उसका यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि हर एक जो इसका रहेगा स्टेथोस्कोप रहेगा उसका पर्पज़ अलग अलग रहता है, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओके क्लास।